हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं EduWiz चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो NCERT क्लास 7 की है। ठीक है, ज्योग्राफी की जो चैप्टर है क्लास 7 का, जिसमें इन्वायरमेंट पे बात की गई है। पहला जो उसमें टॉपिक है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इसके बाद और भी उसके अर्थ हैं, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ऐसे इसके टॉपिक हैं सारे। एक एक करके बात करेंगे। पहले जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। थोड़ी सी इस पर बात करेंगे, क्या है हमारा जो पर्यावरण है वो कैसा है, क्या है। ठीक है, ये देखिए ये चैप्टर है, 9 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो हमारा ये वाला हो गया, पर्यावरण की बात हो गई। ठीक है, देखिए हमारा पर्यावरण है क्या। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, हमारे आसपास जितने भी सजीव चीज़ें हैं या निर्जीव चीज़ें हैं, जो भी जितने भी कंपोनेंट हैं, सारे के सारे पर्यावरण के पार्ट हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक निर्मित होते हैं तो कुछ मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक निर्मित की बात करें तो कुछ जैसे पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गई, झील हो गई, जितनी ये सारी चीज़ें वो प्राकृतिक हैं। मानव की बात करेंगे तो जितने ये भी जितने हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ये जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब कुछ सारा मिला के पर्यावरण का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारे जीवन का मूल आधार है। मतलब इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, मूल आधार की बात करें तो ये हमें हवा दे रहा है। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, आप खड़े हैं। तो पानी, बिना पानी के तो पता ही हमें कि कुछ भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ भोजन हमें ये प्रदान करता है। ठीक है, भोजन हमें देता है, हवा, पानी, भोजन, ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, हमारा हमारा पर्यावरण करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हैं, ये सारे सब कुछ सब किस पे डिपेंड है, हमारे पर्यावरण पे है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, देखिए इसके कंपोनेंट की बात करें तो मैं बताया ना कि निर्जीव और सजीव जितने भी होते हैं, जीवी और ये आजीवी जिसको बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं, और इसको अबायोटिक या नॉन लिविंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिलके किसका निर्माण कर देते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट क्या क्या है कंपोनेंट में। जैसे प्राकृतिक, मैंने कहा नेचुरल की भी कुछ चीजें हैं, तो प्राकृतिक में क्या है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट में पर्वत हो गया अपना, नदियां, पेड़, जीव जितने भी नेचुरल हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, हमारे इसमें आ जाएंगे, प्राकृतिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, वहीं मानव निर्मित भी है। मानव निर्मित तो सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे तो मैं कुछ ही दे रहा हूं, जैसे सड़क, कार, ठीक है, किताबें, घर, घर में जो भी सामान है, ये किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, मानव निर्मित हो गए। वहीं देखिए बायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा, सजीव प्राणियों का संसार। ठीक है, जितने जीवित प्राणी हैं, जो मतलब जिसमें जीवन है, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, जीवी प्राणी में, कंपोनेंट में आ जाएंगे। ठीक है, बायोटिक में आ जाएंगे। वैसे निर्जीव में, नॉन लिविंग वाले में क्या आ जाएगा, जैसे स्थल हो गया। अब निर्जीव पदार्थों का जो है संसार जितने भी हैं, ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, नॉन लिविंग में आ जाएंगे। ठीक है, परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन में बात करें तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति सब मिलके क्या करती हैं, पर्यावरण का करती हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे देख लेंगे। साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है, वही चीज बार बार वही हो रही है कि इसमें जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जल, वायु। मतलब अगर ऑप्शन आ जाए कि कौन सा 4 ऑप्शन दे दे, उसमें पूछ दे कि कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, तो आप आसानी से लगा दीजिएगा उसमें कि सब कुछ उसमें आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में सब कुछ आ जाएगा, जीवित वाले में। वहीं जो पर्यावरण कंपोनेंट की बात करेंगे तो इसमें जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आ जाएगा, ह्यूमन का और नेचुरल दोनों आ जाएगा। ठीक है, देखिए कंपोनेंट की बात करें, ये तो जैसे प्राकृतिक में क्या आएगा, एक आएगा अपना जलमंडल, यहाँ पे जितने जीव जंतु, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स सारे इसमें आ जाएंगे। वायुमंडल आ जाएगा अपना। ठीक है, अभी इस पे और बात करेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। स्थल मंडल की बात हो गई, और ये सारे मिलके एक निर्माण करते हैं किसका, जैव मंडल का, जिसमें सब लोग रहते हैं। हम मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब कुछ हैं, सजीव निर्जीव सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, जिसको जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है,
वहीं देखिए मानव निर्मित क्या करता है, मानव घर बनाएगा, पार्क बनाएगा, पुल बनाएगा, रोड बनाएगा, ठीक है, उद्योग, स्मारक, सब कुछ मानव बनाएगा। और साथ ही साथ ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिए आप कि प्राकृतिक क्या है, मानव क्या है। तो आगे देखते हैं इस पे। देखिए ये है हमारा जलमंडल, स्थल मंडल जिसको बोलते हैं लिथोस्फियर। जितने भी खनिज मिनरल्स हैं ये किसमें है, वो स्थल मंडल में है, ठीक है। क्या है, खनिज संपन्न रहता है ये, वन कृषि हेतु ये स्थल प्रदान करता है। साथ ही साथ मानव हैबिटेट, मतलब ह्यूमन हैबिटेट के लिए मानव यहाँ पे निवास कर सकता है, ठीक है। अन्य शब्दों में कहें तो पृथ्वी की ऊपरी ठोस भाग, जैसे ये देखिए जो अर्थ हमारा है, इसके हम अंदर तो है नहीं, हम इसके ऊपरी सतह पे ही हैं। जितने भी मानव जीव जंतु जो भी हैं सब यहीं पे हैं, ऊपरी सतह पे ही हैं। तो एक लेयर पे ही हम लोग निवास करते हैं, ठीक है। सब हर कोई, मतलब चाहे वो जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, हर कोई ऊपरी लेयर पे ही निवास करता है। तो इसकी बात कर रहा है, ऊपरी सतह पे जो इसका ठोस होता है, परत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं या फिर लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, वही नेक्स्ट है जल मंडल की। ठीक है, जल मंडल की बात करें जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारे कंपोनेंट किसके आ जाएंगे, जल मंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर के, ठीक है। सभी के लिए यह आवश्यक है। जल के बिना पता ही है कि जीवन असंभव है। हर किसी इंसान के लिए, जो भी जीवित प्राणी है, सबके लिए क्या है, जल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये हो गया जलमंडल, ये वाला हो गया हिस्सा जो है जहां पे मानव निवास कर रहा है, ये वाला स्थल मंडल हो गया, ये जलमंडल हो गया, और ये वायुमंडल हो गया, और सबका मिला हुआ जैवमंडल, मतलब तीनों कम इसमें मर्ज हैं जैवमंडल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा वायुमंडल जिसको बोलते हैं, वायुमंडल हमारे चारों तरफ फैला, ना दिखाई देने वाला, दिखाई तो देता नहीं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यही वायुमंडल है, ठीक है। फैला ना दिखाई देने वाला जो मंडल होता है, जो क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे हवा है वो किसके कारण, यहाँ पे जो, जैसे ये देखिए, इसी को आप अर्थ मान लीजिए, तो इसके कुछ किलोमीटर तक ही जो हवा है, एयर है, ठीक है, वो पाया जाता है जहाँ पे जीवन असंभव, मतलब जीवन संभव है। इसके बाद हम जैसे अंतरिक्ष में जैसे चले जाएंगे, इंटर कर जाएंगे, तो वहाँ पे हमें ये ऑक्सीजन ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो हवा है ये बाहर क्यों नहीं जाती है, तो यही कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण जो है इसी के वजह से, ये क्या है कि पृथ्वी से ही, पृथ्वी के चारों तरफ ही यहीं पे पड़े रहते हैं, मतलब इसे बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। नहीं तो ये अंतरिक्ष में सारे जितने भी हवाएं, जितने भी गैस हैं, ऑक्सीजन है, ये विसरित हो जाए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ये क्या करते हैं कि इसी पृथ्वी के ये जो भाग है इसी से ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल के महत्व की बात करें तो इसके कितने भाग हैं, महत्व की बात करें तो भाई ये जीवन दे रहा है, हमें पता ही है, इसके बिना कुछ भी, मतलब सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। और पता है कि जहां से भी ये खत्म हो जाता है, जैसे ये हमारा जो मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, तो जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं, तो इसके बाहर जीवन, मतलब यहीं पे ही, यहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। इसके बाद तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, और अंतरिक्ष में जैसे आप इंटर करेंगे तो वहां पे तो बहुत सी दिक्कत आ जाएगी आपको, ठीक है। तो आप याद रखिए कि ये वायुमंडल की ये पार्ट है। और महत्व की बात करें तो ये मतलब इसके बिना तो जीवन, इसके बिना भी असंभव है, ठीक है। ये मैं एक और स्लाइड बना दूंगा जिसमें ये सारे एक एक पार्ट डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि ये वायुमंडल के पार्ट है। जो सबसे पहले सतह पे स्टार्टिंग में जो आएगा वो हमारा आ जाएगा क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरा वाला समताप मंडल, इसी में ओजोन स्फीयर आता है, ओजोन लेयर आता है, ठीक है। यहीं पे ही जो इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ओजोन लेयर जो इंपॉर्टेंट है, जो सूर्य की किरणें, हानिकारक किरणें आती हैं तो उसको रोकता है ये, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देता है, और जिससे जितने भी जीव जंतु हैं या फिर इंसान है सबकी मतलब रक्षा हो जाती है, उससे सुरक्षा होती है, ठीक है।
तो ये किस में पाया जाता है, जो ओजोन लेयर वो समताप मंडल या ठीक है ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद मध्य मंडल आता है और इसके बाद बाह्य मंडल या फिर एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो ये मैं एक और स्लाइड छोटी सी बना दूंगा जिसमें इसका कर दूंगा कि कहाँ पे वायुयान कहाँ पे चल सकता है, कहाँ पे जीव जंतु कहाँ तक जाते हैं, बादल कहाँ पे रहता है, ठीक है, बारिश जो बादल किस मंडल में पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा। वहाँ पे सैटेलाइट कहाँ पे होती हैं, तो वो एक छोटा सा मैं बना दूंगा। अभी आप बस पर्यावरण का पढ़ रहे हैं तो आप इतना कम से कम जानते रहिए। यही देखिए हानिकारक किरणों को रोकने का काम करता है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है बायोस्फीयर। किसकी बात हो रही है, इसकी। पादप जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी ये लोग साथ रहते हैं एक लिविंग वर्ल्ड का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इसके लिए जो निर्माण में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कौन से, स्थल, जल, वायु, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा बेसिक जैव मंडल के बारे में। अभी थोड़ी सी और इसमें बात करेंगे, पारितंत्र और इसमें इकोसिस्टम की थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ पर्यावरण दिया हुआ है तो थोड़ी सी आसपास की बातें भी बता दूंगा मैं। जैसे पारितंत्र क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, समस्त जीवधारी जिसमें भौतिक रासायनिक कारक के साथ क्रिया करते हुए रहते हैं, ठीक है, साथ रहते हैं, समस्त जीवधारियों की बात हो रही है। ये क्या निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे हर कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई भी जीव जंतु इंसान मतलब जो भी हैं सब यहाँ पे जो रहते हैं वो क्या निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। मानवीय पर्यावरण क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव आवश्यकता अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पहले का जो मानव था, स्टार्टिंग का जो मानव था वो पर्यावरण का एक पार्ट था, मतलब वो नुकसान उसको नहीं करता था, ठीक है। नुकसान नहीं मतलब क्या करता, जैसे आदि मानव की बात करें, पाषाण कालीन, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता है कि वो लोग सिर्फ पर्यावरण की जितनी चीजें खाते थे वही अनजाने में लौटा भी देते थे। जैसे जो अब किस पे डिपेंड रहेंगे, फल फूल पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। जो फल है तो वो खाए, वो उसके बीज वहीं कहीं बिखेर दिए, ठीक है, बीज बिखेर दिए तो वो अनजाने में थे किए, लेकिन वहीं पे फिर बारिश हुई और मिट्टी में दब गया, और फिर वहीं पे एक नया प्लांट आ गया। तो अनजाने में वो जितना पर्यावरण से लिए, प्रकृति से जितना वो लिए उतना उसको लौटा दिए। तो उस टाइम पे बैलेंस बना हुआ था इंसान के बीच में और पर्यावरण के बीच में, बैलेंस बना हुआ था। लेकिन आगे जाके वो नुकसान हुआ, कब, ये देखिए जब इंडस्ट्रियल ये रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति जब आई, तो औद्योगिक क्रांति आएगी तो ये क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कच्चा जो माल है उसी पे तो करेंगे, इसके बिना तो कुछ भी मतलब है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या किया कि इसका मतलब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने लगी, कृषि और ज्यादा होने लगी, ठीक है। फिर मतलब ये कहीं न कहीं इस पे डिपेंड था तो इसका ज्यादा ही दोहन होने लगा, ठीक है, एक्सप्लॉइट ये करने लगे, इसका ज्यादा ही इसका दोहन करने लगे। अब देखिए क्या है, औद्योगिक क्रांति आई तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या हुआ, दोहन हुआ, ज्यादा जब हो गया, ये एक्सट्रीम लेवल तक जब पहुंच गया तो ये क्या हो गया, पर्यावरण को नुकसान करने लगा, ठीक है। पहले का मानव नुकसान नहीं करता था, वो बैलेंस बनाए हुआ था, ठीक है। जो भी कंद मूल फल फूल जो भी चीजें खाता था फिर वो वहीं उसके कहीं ना कहीं उसकी सहायता करता था, हेल्प कर देता था, और वो बीज के रूप में फिर वहीं नए प्लांट बन जाते थे। लेकिन आगे का मानव वो चीजें तो करता ही था, साथ ही साथ उसको नष्ट करता चला गया। जैसे खेती, जब वो निवास अस्थायी निवास करने लगा तो क्या करने लगा, खेती करने लगा, ठीक है। अब खेती करने लगा तो वो अब जमीन चाहिए उसको, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो जमीन चाहिए, तो वो क्या करेगा, जंगल जो है उसको काटेगा, साफ करेगा। तो अब जंगल कटेगा तो वहां के जो जीव जंतु है, छोटे छोटे जीव जंतु जो वहां पे जिनका वहां पे आवास है, वो क्या करेंगे, वो कहीं और शिफ्ट करेंगे, या फिर कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाते तो वो मारे जाते हैं। तो कहीं कहीं ये अपने क्षेत्र से हट के एक दूसरे के क्षेत्र में इंटर कर रहे हैं मानव। तो क्या कर रहा है वो, कहीं न कहीं प्रकृति के जो संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। जब संतुलन बिगड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं आगे जाके मानव पे भी दिखेंगी, और साथ ही साथ जो और भी जीव जंतु हैं उन पे भी दिखेंगी, ठीक है। तो ये पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो यही है, जैसे बाढ़ आना, और जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है, ठीक है। खाने के ये जीव जंतु, बहुत से कई जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं। तो ये रीजन है कहीं ना कहीं अति दोहन का ही, बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और गलत मिसयूज की बात करें, उसी पे मतलब उसी की वजह से ही सारी समस्याएं ये आ रही हैं, ठीक है।
देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो पहले ऐसा नहीं था, औद्योगिक क्रांति ये सारी चीजें जो हुई, पहले प्रकृति थी, ठीक है, पेड़ पौधे थे, इंसान इनसे ही अपना बराबर चलता था, तो संतुलन बना हुआ था, बैलेंस हमारा जो बना हुआ था। लेकिन आगे जाके जैसे औद्योगिक क्रांति की तरफ ये शिफ्ट होता है और इसके बाद आज के टाइम तक कहीं ना कहीं हम अभी भी अति दोहनी करते जा रहे हैं। और ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं कॉप के या फिर जलवायु संबंधित जितने भी सम्मेलन हैं, वो बस यही है कि वो इसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए कुछ मतलब बचा के रखें। जो ऐसा नहीं है कि हम अपना तो ले ही रहे हैं, अपने टाइम के जितना हमारा कंज्यूम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम आगे की पीढ़ी के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब उस पर कंट्रोल हो, प्रकृति का और मानव के बीच एक बैलेंस संतुलन बना रहे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए प्रकृति और मानव के बीच संतुलन जरूरी है। अगर ये जरूरी नहीं, अगर ये नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा, ठीक है। बर्फ पिघलने लगेगी और साथ ही साथ नदियां जो है वो ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर बर्फ जब पिघल के ख़त्म हो जाएंगी तो नदियां सूख जाएंगी, खेती नहीं होगी, बहुत सी मतलब समस्याएं एक एक चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी, जीव जंतु ये संतुलन बिगड़ेगा। तो जो एक जीव दूसरे जीव का शिकार करता है तो वो एक सर्किल है, ठीक है। अभी आगे बात करूंगा उपभोक्ता वाले में, कंज्यूमर की बात जब होगी उसमें। चलिए जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी का जो इन्होंने जर्मन वर्ड है ओकियोलॉजी सबसे निकला है 1869 में, ठीक है। किसने दिया था, जर्मन वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ था, आप ये नाम याद रखिए। इनकी ये पुस्तक थी जनरल मॉर्फोलॉजी देयर ऑर्गेनाइज गलत लिखा जाएगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हिंदी को बस इंग्लिश को ऐसे लिख दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा उसको। जीव और वातावरण के बीच संबंध को क्या करते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव और वातावरण, जीव में हम सब आ जाएंगे और वातावरण जो जल पहाड़ नदियां जितने भी चीजें हैं प्राकृतिक, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये आपस का जो संबंध है वो क्या है, पारिस्थितिकी है, ठीक है। वही इकोलॉजी जो शब्द दिया था ये इन्होंने दिया था। वहीं इकोसिस्टम की बात करें, पारिस्थितिकी की बात करें तो वो एजी टॉन्सले ने दिया था, ठीक है। ये चीजें आप 2 पॉइंट इसके भी याद रखिए। तो ये जो वर्ड ये किसने दिया था और ये वर्ड किसने दिया था, आप उसको याद रखिएगा। वैसे जीव समुदाय एवं वातावरण के एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं और इसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। बार बार वही चीजें बता रहा हूं। नोट की बात करें, नोट में आप याद रखिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जलीय है, क्योंकि समुद्र का जिसको बोलते हैं समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा बोला जाता है। ये पूछता है भी है और ऑप्शन आपको दे देगा स्थल जल और मतलब नदी भी दे देगा, उसमें समुद्र भी दे देगा। तो आप याद रखिएगा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा होता है, ठीक है, समुद्र या महासागर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़ा कृत्रिम, मतलब कृत्रिम क्या हो जाएगा, मानव निर्मित हो जाएगा। इकोसिस्टम की बात करें तो वो खेत फील्ड का है, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। वहीं सबसे छोटा की बात करें तो जो हम घर में रख देते हैं एक्वेरियम, जिसको मछली घर बोलते हैं, छोटी छोटी फिश ला के हम रख देते हैं वहाँ पे, तो ये सबसे छोटे में गिना जाएगा क्योंकि उसमें भी जीवन संभव है और खेत में भी है, तो ठीक है। यहाँ पे भी जीव जंतु कई छोटे छोटे पाएंगे। और सबसे ओवरऑल जो बात करेंगे तो वो समुद्र का है ही हमारा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र ये फिर वही बात हो गई, इसमें जीव जैविक और वातावरण अजैविक दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों का पारस्परिक संबंध है, जैविक और अजैविक का बता चुका हूं मैं। नेक्स्ट देखिए चूंकि हम पर्यावरण से पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस पर आ गए हैं फिर से। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार टाइप्स वही है, मैं बता चुका हूं प्राकृतिक और मानव निर्मित क्या क्या चीजें हैं। ये जो है ये भी देखिए एक पारिस्थितिकी तंत्र है, छोटा छोटा एक्वेरियम भी है, ठीक है। छोटे छोटे जो फूल पौधे पेड़ पौधे हम घर में लगाते हैं तो ये भी मानव निर्मित है, ये छोटे में आ जाएगा और बड़े की बात करेंगे तो वो ये बड़े में आ जाएंगे। देखिए इसके घटक की बात करें तो इसके ये घटक है पारिस्थितिकी तंत्र जिन वस्तुओं से मिलकर बना है उसे पारिस्थितिकी घटक कहते हैं। स्वपोषी कुछ होते हैं, कुछ परपोषी होते हैं, ठीक है। बस आप इसको अभी ये याद रखिए और इस पे हम बात करेंगे अभी। जीवी घटक में जो उत्पादक उपभोक्ता
और अपघटक क्या क्या होते हैं। ठीक है, उत्पादक में छोटे छोटे जितने भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, हम इन्हीं पे ही डिपेंड रहते हैं, इनके बिना ही हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं उपभोक्ता की बात करें तो जीव जंतु हैं, जैसे हो गया शेर, बिल्ली, भालू, इंसान, हम लोग खुद भी इसमें आएंगे, उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। अपघटक की बात करें तो ये जो जीवाणु छोटे होते हैं जो कंपोस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब उसको खा के फाइनली वो मिट्टी में मर्ज कर देते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। जैसे स्वपोषी घटक की बात करें तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो किस में आएंगे, स्वपोषी में आ जाएंगे। वहीं परपोषी की बात करें जिसमें हम लोग आएंगे जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, जैसे मानव की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ये कहीं कहीं प्रकृति पे भी निर्भर है। ठीक है, प्रकृति पे ही निर्भर है। यही की चीजें, जो पेड़ पौधे, जो भी प्लांट्स हैं, फल फ्रूट हैं, या फिर जीव जंतु हैं, अगर वो मांसाहारी है तो कहीं न कहीं वो ह्यूमन जो है वो इसमें आएगा, इस श्रेणी में आएगा, परपोषी श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैविक घटक हो गया जो वो इसको लास्ट में फाइनल सबको ये खा के जो मिट्टी में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, उत्पादक की बात करें तो वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, नीलहरित शैवाल। ठीक है, सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 की सहायता से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब जो पौधे हैं, छोटे छोटे हरे पौधे हैं, तो वो कहीं न कहीं भोजन बनाने के लिए उनको भी तो कोई माध्यम चाहिए, तो वो किसको माध्यम बनाते हैं, सूर्य को माध्यम बनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस O2 निकलती है। ये भोजन तो बनाते हैं, साथ साथ पेड़ पौधे, हमें पता है कि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, तो आप याद रखिए बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन मतलब मिलेगा ही नहीं, और फिर मानव जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पादक ग्लूकोज है। ठीक है, जो मंड में बदल जाता है। ठीक है, पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा ये पहुंचता रहता है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल, ये गलत लिखा हुआ है, क्लोरोफिल यहाँ पे है, आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है, वही बात हो गई। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती है, पत्ती के माध्यम से, जो पत्ते हैं, लीफ जो है, उसी के माध्यम से होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक रेड, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो जो रेड कलर का होता है रंग, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा होती है प्रकाश संश्लेषण की दर। उपभोक्ता, कंज्यूमर की बात करें तो हम लोग किस में आएंगे, इसमें आएंगे। ठीक है, प्राइमरी, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में हरे पौधे हो गए। ठीक है, हरे पौधों को जो प्राइमरी उपभोक्ता की बात करें तो इसमें जो हरे पौधों को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, टिड्डी, ये सारे कुछ। ठीक है, और हम लोग इसमें नहीं, हम लोग ये भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग ये भी खाते हैं, ये भी खा लेते हैं, मतलब अगर मांसाहारी हैं तो। ह्यूमन की बात अभी नहीं हो रही है, अभी आप इसके दृष्टि से देखिए, गाय, भैंस, बकरी, ये क्या खाएंगे कि ये घास फूस खाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनको कौन खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर, ये क्या करेंगे कि इनका ये भोजन होगा किसी किसी का। ठीक है, और फाइनली जो सबसे लास्ट है टर्शरी कंज्यूमर, शेर, चीता, बाघ, ये क्या करेंगे, ये इनको अपना शिकार बनाते हैं। तो ये एक सर्किल है, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में एक सर्किल है, मतलब हरे पौधे को टिड्डे और ये बकरियां खाएंगी तो इनको ये खाएंगे, और ये एक सर्किल चलता रहता है। अगर किसी की भी जनसंख्या यहाँ पे कम होने लगे, या किसी वजह से, एक की वजह से दूसरी जनसंख्या बढ़ने लगे, तो कहीं न कहीं अगर मान लीजिए ये अचानक से इनकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो जाए, तो इनको भोजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब ये ज्यादा खाने लगेंगे, ये चीजें खत्म होने लगेंगी, मतलब संतुलन यहाँ पे भी बिगड़ जाएगा। वैसे ही अगर ये चीजें खत्म हो जाएं, सारे के सारे खत्म हो जाएं, तो इनकी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ने लगेगी। तो कहीं ना, मतलब जो एक बैलेंस है वो बने रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए अब घटक की बात करें तो ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को खाकर मृदा में मिला देते हैं, वही। ठीक है, जैसे जीवाणु, कवक, और इनको मतलब ये बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। ठीक है, कवक जो होते हैं
ये क्या करते हैं कि जो भी फाइनली जितने भी बचे हुए चीजें हैं उसको खा के ये मर्ज कर देते हैं मिट्टी में, तो एक सर्किल जो है वो पूरा हो जाता है, पूरा पूरा, ठीक है। उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर लास्ट में अपघटक, तो ये पूरा एक सर्किल चलता रहता है। कहीं से भी किसी का भी अगर अपने आप खत्म मर जाएंगे या किसी कारणवश मर जाएंगे या प्रकृति के ज्यादा दोहन की वजह से उनका अस्तित्व खतरे में आएगा, तो ये जो सर्किल है ये डिस्टर्ब होगा। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो पर्यावरण है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए वही चीज हो गई, उत्पादक है, उपभोक्ता है, इसमें सारे प्राइमरी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये सारे आ जाते हैं। उपभोक्ता, मानव भी इसी श्रेणी उपभोक्ता में ही आता है। इसके बाद अपघटक हो गया, ठीक है। अभी ये जो बताया हूँ, उत्पादक हमें पता ही है क्या क्या है, हरे जो वही चीजें होती हैं जो प्रकृति जो सूर्य से लेते रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी पर सबसे अस्थायी, ठीक है, मोस्ट सस्टेनेबल इकोसिस्टम की बात करें तो ये कौन सा है? समुद्र या महासागर है, और सबसे बड़ा भी यही है, हमें पता है। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र, वही बात हो गई जलीय पारितंत्र में। वही पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी पौधा, ये कई बार पूछा हुआ, यूकेलिप्टस बोलते हैं, ठीक है, सफेदा, कई जगह आपको मिल जाएगा। तो ये है, ये क्या करता है कि कहीं पे भी आप इसको लगा देंगे तो ये आसपास के जो एरिया है, सारे जो पानी है, छोटे छोटे जो मिट्टी में जो पानी के कण होते हैं, सबको ये खींच लेता है। तो वो आसपास का जो एरिया है वो क्या होता है, बंजर हो जाता है, ठीक है। अब बंजर हो गया तो वहाँ कोई जीव, कोई प्लांट नहीं और निकलेगा, कोई खेती नहीं होगी, ठीक है, खेती नहीं होगी, और जो छोटे छोटे जीव हैं आसपास जो रहते हैं वो सारे के सारे, अब उनको कुछ भोजन वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, तो वो मर जाएंगे या शिफ्ट कर जाएंगे कहीं पे। तो वो जितना एरिया जहाँ पे ये लगा हुआ था वो सारा एरिया क्या हो गया, बेकार हो गया। इसीलिए ये क्या, इसको बोलते हैं आतंकवादी पौधा, इसको बोलते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का वायु प्रदूषण का सूचक है कौन सा पौधा है? तो ये लाइकेन ये है, और इस शैवाल ये क्या है, वायु प्रदूषण के सूचक हैं। इनकी संख्या बढ़ने पे ही हमें पता चल जाता है कि ये वायु प्रदूषण को, मतलब वायु प्रदूषण इस एरिया में ज्यादा हो गया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र कौन कौन से पौधे होते हैं? जैसे पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, ये सारे जो प्लांट हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के मित्र हैं। जैसे ये शत्रु है, वहीं ये मित्र हैं, फ्रेंड है, ठीक है। वहीं किसानों का मित्र, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, किसानों के मित्र किसको बोलते हैं? तो वो अर्थवॉर्म है, ठीक है, केचुआ जिसको बोलते हैं। और वहीं किसानों के शत्रु की बात करें तो ये देखिए, कई बार आपको कई गन्ने के खेत में और कई जगह ये दीमक के रूप में वहां पे लग जाते हैं, तो सारा वो फसल नष्ट कर देते हैं। तो ये शत्रु है और ये मित्र है, ठीक है। देखिए ये कुछ और फैक्ट है, स्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वनी पारिस्थितिकी तंत्र। अगर टोटल ओवरऑल की बात करेंगे तो आप समुद्र या महासागर के लगाएंगे, वहीं स्थल की सिर्फ बात करेंगे तो वनी, जंगल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट एरिया का, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। जल प्रदूषण का सूचक है वही जो अभी पीछे, जल वायु प्रदूषण का तो वो लाइकेन था, शैवाल था। एक सेकेंड, ये देखिए लाइकेन कवक, ठीक है, ये वायु प्रदूषण का सूचक, और साथ ही साथ ये जल प्रदूषण का ये रेड एल्गाई है, काई जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये किसका सूचक है? जल प्रदूषण का सूचक है। काई को बोलते हैं क्या? मॉश, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए इंपॉर्टेंट, आप याद रखिए। कुछ रिलेटेड इससे क्वेश्चन है, 2-3 में बनाया था। पर्यावरण किससे बनता है? देखिए, जीवी घटक बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है, भू आकृतिक घटक बिल्कुल इसमें भी ये भी आता है, अजीवी घटक मैंने बताया, नॉन बायोटिक, नॉन लिविंग या अबायोटिक कंपोनेंट। तो ये सारे कुछ मिला के, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। वहीं पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ मैंने बताया था कि उसको क्या बोला जाता है। भूमंडल तो बोला नहीं जाता है, जल मंडल तो, जल कण बोला नहीं जाता है, ये भी नहीं, क्या बोला जाता है? वायुमंडल, मैंने उसमें बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर, अभी मैं उस पर एक स्लाइड बनाऊंगा, ये भी मैं बोला हूँ। तो ये क्या है? इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं
तो किस गैस की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे हमें पता है कि क्या देते हैं हमें, तो बिल्कुल आप वहाँ पे लगा देंगे। ये तो देता नहीं है, ये भी नहीं देता, क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, बिना इसके कोई भी जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते हैं, कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। ठीक है, ये भी कौन सा कार्य यहाँ पे नहीं, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन देते हैं, शोर को कम करते हैं, जहाँ पेड़ पौधे लगा देंगे शोर को ये खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं, ये भी सत्य है। इसमें ये वाला जो है वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, ये वायु प्रदूषण को ये कम करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे छोटे छोटे आप वर्ड को याद रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा मैं आगे जाके आपको, जब इसमें और भी आएगा इकोलॉजी का पार्ट। तो ये जो हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का पहला चैप्टर है पर्यावरण, उसमें मैंने ये वाला थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इकोसिस्टम की बात कर दी। ठीक है, ये सारे इसमें हो गए। इसमें एक और क्वेश्चन ये अपना है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ठीक है, देखिए धारणीय विकास, सस्टेनेबल, मैं इस पर पूरी एक अच्छी बात करूंगा कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, धारणीय विकास क्या है, देखिए वातानुकूलन, ठीक है, ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल बनाए रखता है, बैलेंस किया रहता है। कागज के थैलों का प्रयोग, बिल्कुल मतलब ये इससे रिलेटेड ही है। और साथ ही साथ ये भी है गरीबी कम करना, ये वाला बिल्कुल थोड़ा सा अनरिलेवेंट लग रहा है, तो ये वाला इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन आप बेसिक सा बिल्कुल क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप उसको याद कर लीजिए, देख लीजिए। और भी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इकोलॉजी के आपके ये पर्यावरण टॉपिक से आपका वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आप अच्छी पढ़ाई करते रहिए और अपना तैयारी को अपनी मजबूत रखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।